हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत वेलकम है। और बेटा आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर फिजिक्स सीरीज का चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स। तो बेटा हम इसके अंदर काइनेमेटिक्स चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट्स नाउ स्टार्ट करते हैं बेटा काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स स्टार्ट करते हैं कि काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है। मैं आपसे बताऊं, काइनेमेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन, यानी कि मोशन के बारे में स्टडी करना। हमारे पास देखो कितने सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं, कितने सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मोशन करती हैं। हम भी खुद मोशन करते हैं। हर ऑब्जेक्ट क्या करती है? मोशन करती है। अच्छा, हर ऑब्जेक्ट मोशन करती है तो मोशन कराने के लिए क्या जिम्मेदार है? ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से मोशन किया जाता है? तो आपका एग्जाम्पल, आपका आंसर तुरंत आएगा कि सर फोर्स एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हम मोशन करते हैं। पर लेकिन काइनेमेटिक्स के अंदर हम कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर यूज नहीं करते और बिना एक्सटर्नल फैक्टर यूज किए हम क्या करते हैं? मोशन की स्टडी करते हैं। मोशन की स्टडी बेटा काइनेमेटिक्स के अंदर जो हम मोशन की स्टडी करते हैं या मोशन के बारे में पढ़ते हैं, तो मोशन के बारे में पढ़ते समय हम कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर को यूज नहीं करते। जैसे नेचर ऑफ द फोर्स वगैरह हम यूज नहीं करते। जब हम विदाउट यूज मोशन की स्टडी करेंगे, विदाउट यूज मोशन की स्टडी करेंगे, उसको बोलेंगे काइनेमेटिक्स। तो देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। स्टडी ऑफ द मोशन, स्टडी ऑफ द मोशन, स्टडी ऑफ द मोशन, स्टडी ऑफ द मोशन विदाउट एक्सटर्नल फैक्टर, विदाउट एक्सटर्नल फैक्टर यूजेस, विदाउट एक्सटर्नल फैक्टर यूजेस। स्टडी ऑफ मोशन विदाउट एक्सटर्नल फैक्टर यूजेस, कि कोई भी मैं एक्सटर्नल फैक्टर को यूज ना करूं और उसके बावजूद भी मैं मोशन की स्टडी करूं, उसी को ही हम बोलते हैं बेटा काइनेमेटिक्स। अब एक्सटर्नल फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो एक्सटर्नल फैक्टर में आ सकता है लाइक नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स। तो नेचर ऑफ फोर्सेस, बहुत सारे ऑब्जेक्ट पे हम फोर्सेस लगाते हैं जिसकी वजह से मोशन स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टडी करनी है कोई भी फैक्टर यूज ना करते हुए। हमें कोई भी फैक्टर यूज नहीं करना है और बिना फैक्टर यूज करे हम क्या करेंगे? मोशन के बारे में पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ द मोशन विदाउट एक्सटर्नल फैक्टर यूजेस, कि हमें मोशन की स्टडी करनी है बिना कोई फैक्टर यूज करे, उसी को ही क्या बोलते हैं बेटा? काइनेमेटिक्स। द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट एक्सटर्नल फैक्टर यूजेस इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स, इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स, इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। यानी कि इसी को जो बोला जाता है वो बोला जाता है काइनेमेटिक्स। बात क्लियर है? बहुत आराम से पढ़ेंगे। यानी कि हमें मोशन की स्टडी करनी है। तो मोशन की स्टडी करने के लिए आज की जो लेक्चर है उसमें ज़्यादातर बिल्कुल कहानियों को समझाया जाएगा आपको। मोशन की स्टडी करने के लिए सबसे पहला फैक्टर कि हमें क्या चाहिए? मोशन की स्टडी करने के लिए सबसे पहला मुझे फैक्टर चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या चाहिए बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि जो हमें मोशन की स्टडी करनी है, मोशन के बारे में पढ़ना है कि मोशन क्या है। तो मोशन तो आप 9th क्लास में भी जानते हैं, है ना? पोजीशन चेंज, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन चेंज हो जाती है तो वही क्या होता है? उसका मोशन कहलाता है, उसे ही हम मोशन बोलते हैं। तो मोशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या चाहिए? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये बहुत काम का है, मुझे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ना है। क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? मैं आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा और डायग्राम को समझेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। मैं आपको भी बता दूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर बेटा हमें 3 चीजों की जरूरत होती है। 3 चीजों की जरूरत, बहुत अच्छे से समझना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को या किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को समझने के लिए मुझे 3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहला, मुझे वो ऑब्जेक्ट चाहिए कि वो जो मोशन कर रहा है। सबसे पहला मुझे वो ऑब्जेक्ट चाहिए जो मोशन कर रहा है।
जो मोशन करेगा तो वो तो मोशन वाला ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, वो जो ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है, दो चीज चाहिए। एक तो वो जो खुद एक मोशन कर रहा है, पहली चीज, एक वो जिसके रेस्पेक्ट में कर रहा है, दो चीज। तीसरा होना चाहिए ऑब्जर्वर, तीसरा होना चाहिए ऑब्जर्वर। जैसे हम कोई भी अपना एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने में स्टूडेंट अब स्टूडेंट जो है क्या कर रहा है, अपना एग्जाम कर रहा है, यानी कि स्टूडेंट रिटन वर्क कर रहा है, ठीक। अब वो स्टूडेंट अपना रिटन वर्क कर रहा है, अपना एग्जाम कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है, अपनी क्लासेस के रेस्पेक्ट में कर रहा है कि मैं इसके रेस्पेक्ट में अपने एग्जाम को दूंगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में चला जाऊंगा। तो हम उस क्लास के रेस्पेक्ट में अपने एग्जाम को दे रहे हैं। दो काम हो गए। तो एग्जामिनेशन हॉल में दो सिचुएशन हो गई, एक तो हम एग्जाम दे रहे हैं, दूसरा किस क्लास के रेस्पेक्ट में दे रहे हैं। मैं पूछूंगा, आप बोलोगे एग्जाम दे रहे हो, सर मैं एंट्रेंस एग्जाम दे रहा हूं। मैं बोलूंगा किस टॉपिक, किस सब्जेक्ट, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम, सर मैं नीट के रेस्पेक्ट में अपना एंट्रेंस एग्जाम दे रहा हूं कि मैं नीट क्रैक करना चाहता हूं। तो आप एग्जाम दे रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में दे रहे हैं, नीट के रेस्पेक्ट में दे रहे हैं। साथ में जब एग्जाम होता है तो एग्जामिनेशन जो हॉल होता है, क्या उसके अंदर कोई टीचर होता है, उसके अंदर दो टीचर होते हैं। वो टीचर किसका काम करते हैं, ऑब्जर्वेंट का काम करते हैं कि नहीं करते। यानी कि जो आप, वो ऑब्जर्वेंट क्या करते हैं कि आप अपने एग्जाम के रेस्पेक्ट में जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं उनको देख रहे हैं, ठीक है ना, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऐसे ही बिल्कुल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात आती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर भी हमें तीन चीजों की जरूरत होती है। एक वो ऑब्जेक्ट जो खुद मोशन करेगा, दूसरा वो मोशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है, दूसरा, तीसरे नंबर पे चाहिए ऑब्जर्वर। इन तीनों को एक साथ लेकर के हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेट्स हम इसका डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम बनाने के बाद फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बताएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल समझते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मोशन के अंदर कैसे स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहां से समझिए, हमारे पास अर्थ एक प्लेनेट है। क्या है, अर्थ एक प्लेनेट है और सन भी एक हमने प्लेनेट समझ रखे हैं। दो प्लेनेट है हमारे पास, एक तो सन हो गया और एक अर्थ हो गई, ठीक है। अब आपको पता है कि सन अपनी जगह फिक्स होता है, वो मोशन नहीं करता, वो रोटेट अपनी जगह से नहीं होता, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने दो चीज ले ली, यानी कि सबसे पहले एक सन ले लिया और एक अर्थ ले लिया। तो सन के चारों तरफ अर्थ क्या कर रही है, अपने एक्सिस रोटेशन कर रही है। आप ही जानते हैं कि अर्थ जो करती है वो सन के चारों तरफ एक्सिस रोटेशन करती है, एक्सिस पे घूमती हुई चली जाती है, ठीक है। ये बात हमने अभी बुक के अंदर पढ़ी है कि एक सन है और सन के चारों तरफ अर्थ जो है एक्सिस रोटेशन करती जाती है, क्लियर। पर लेकिन मैं इस बात को तभी अच्छे से समझ पाऊंगा कि जब मैं किसी ऑब्जर्व को सन के पास भेज दूंगा। जब मैं किसी ऑब्जर्वेशन को या एग्जामिनेशन को सन के पास भेज दूंगा। तो मैंने क्या करा, एक अपने ऑब्जर्व को कहां पर भेज दिया, सन के पास रख दिया, यानी कि ये सन की सरफेस पे खड़ा हुआ है। तो जैसे ही मेरे तीन आदमियों की जरूरत पड़ी, देखो सबसे पहला एक ऐसा आदमी जो अर्थ की मोशन को देखेगा, एक ऐसा आदमी, एक ऐसा एग्जामिनर जो अर्थ की मोशन को देखेगा कि अर्थ मूव कर रही है या नहीं कर रही। तो वो तो ऑब्जर्वर हो गया। चलो फर्स्ट पॉइंट मेरा ऑब्जर्वर हो गया, क्लियर। फिर मैं सन पे खड़ा हूं, तो मेरे रेस्पेक्ट में सन तो रेस्ट में है। अगर मैं एग्जांपल बताऊं, हमारी अर्थ मूव कर रही है पर हम कहां पर है, अर्थ पर। तो क्या मुझे अर्थ घूमती हुई दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही। जब अर्थ मुझे मूव करती हुई नहीं दिखाई दे रही तो हम कह सकते हैं कि हमारे रेस्पेक्ट में अर्थ जो है रेस्ट के अंदर है। इसलिए चाहे सन मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, पर इस ऑब्जर्वेशन के या ऑब्जर्वर या इस एग्जामिनर के रेस्पेक्ट में सन जो है वो रेस्ट स्टेट में है। अब ये सन पे खड़ा हो गया। सन पे खड़े होने के बाद इसने अर्थ के मूवमेंट को देखना शुरू करा। तो ये जो अर्थ मूव कर रही है वो किसके रेस्पेक्ट में कर रही है, सन के रेस्पेक्ट में कर रही है।
जो अर्थ अपने एक्सिस रोटेशन लगा रही है चारों तरफ सन के इस तरीके से, वो किसके रेस्पेक्ट में लगा रही है? वो सन के रेस्पेक्ट में लगा रही है। तो सन के रेस्पेक्ट में लगाएगी तो सन के रेस्पेक्ट वाली ऑब्जेक्ट को बोलेंगे रेस्पेक्टिवली ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे बेटा? रेस्पेक्टिवली ऑब्जेक्ट। यानी कि जिसके रेस्पेक्ट में हम मोशन करेंगे वो हमारा रेस्पेक्टिवली ऑब्जेक्ट हो गया। मोशन कौन कर रहा है? अर्थ कर रही है, इसलिए इसको बोल रहे हैं मोशनरी ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहे हैं? मोशनरी ऑब्जेक्ट। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तीन चीजें पता चली। एक तो मोशनरी ऑब्जेक्ट, एक वो ऑब्जेक्ट जिसके रेस्पेक्ट में करेगी वो रेस्पेक्टिवली ऑब्जेक्ट, और इसको पूरे सिस्टम को जो देखेगा उसे ऑब्जर्वर। तो ये जब ऑब्जर्वर देख रहा है कि जो अर्थ है तो सन पे पहुंचेगा, तो मैं भी सन पे पहुंच जाऊं तो तभी पता चलेगा कि जो अर्थ है वो हमारी क्या कर रही है? चारों तरफ मूव कर रही है। जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों तरफ मूव कर रही है। क्या आप अर्थ पे रह करके बता सकते हो? हम अर्थ पे रह करके डिफाइन नहीं कर सकते कि अर्थ हमारे सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। मैं सन की सरफेस पे गया और सन की सरफेस पे जाने के बाद ही मुझे पता चला कि जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों तरफ इस तरीके से एक्सिस रोटेशन कर रही है। इस तरीके से क्या कर रही है बेटा? वो एक्सिस रोटेशन कर रही है। इसी चीजों को अब इन तीनों चीजों ने क्या बना लिया? आपस में एक कोऑर्डिनेट बना लिया। एक ऑब्जर्वर ने, एक रेस्पेक्टिवली ऑब्जेक्ट ने और एक मोशनरी ऑब्जेक्ट ने क्या कर लिया? एक कोऑर्डिनेशन बना लिया, और वो कोऑर्डिनेशन मिलकर के एक मोशन को शो कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन मिलकर के क्या कर रहे हैं? एक मोशन को शो कर रहे हैं कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, एक्सिस रोटेशन कर रही है, यानी कि एक तरह का सर्कुलर मोशन कर रही है। ये मैंने सन की सरफेस पे बैठ के ऑब्जर्व किया। तो इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कुछ बात समझ में आई? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर मुझे तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला पड़ती है मोशनरी ऑब्जेक्ट। सबसे पहला किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? मोशनरी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। मोशनरी ऑब्जेक्ट के बाद अगर हम बात करेंगे तो उसमें पड़ेगी हमारी रेस्पेक्टिवली ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसके रेस्पेक्ट में देखेंगे हम। रेस्पेक्टिवली ऑब्जेक्ट, रेस्पेक्टिवली ऑब्जेक्ट, और रेस्पेक्टिवली ऑब्जेक्ट के बाद हम जो देखेंगे एक तीसरी चीज की जरूरत पड़ेगी, ऑब्जर्वर। किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑब्जर्वर। ठीक है, ये तो आपको कंफर्म पता चल गया। अब ऐसा भी हो कि कभी कभी हम इस सिचुएशन को ना लेकर के हम देखते हैं कि एक एग्जांपल कि ट्रेन मूविंग ऑन द रेलवे ट्रैक। अब रेलवे ट्रैक तो जमीन के ऊपर होता है, रेलवे ट्रैक तो जमीन के ऊपर होता है। तो देखिए, सपोज करो, एक एग्जांपल को समझा करके चले, यहीं पे एक एग्जांपल बनाते हैं दूसरा, कि ये आपकी एक ट्रेन की बॉगी है। ये ट्रेन की बॉगी है इस तरीके से, और ये ट्रेन का कोच है, और यहां पे आप ट्रेन के गेट पे खड़े हैं, ट्रेन के गेट पर खड़े हैं। ठीक है, अब ट्रेन जो है यहां पे मैंने देखा 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है। तो मोशन कौन कर रहा है बेटा? मोशन कौन कर रहा है? मोशन कर रही है ट्रेन। तो यानी कि ये ट्रेन का डिब्बा जो है वो मोशनरी ऑब्जेक्ट है। समझने की कोशिश करना बेटा, आज का फर्स्ट लेक्चर बहुत बेसिक है। ये समझ में आ गया तो आप आराम से पूरा चैप्टर समझेंगे। मोशनरी ऑब्जेक्ट है, तो मोशनरी ऑब्जेक्ट तो ट्रेन है। अब इस ट्रेन में एक आदमी खड़ा है जो ट्रेवल कर रहा है इस तरह से गेट पकड़े हुए। तो ये ट्रेन किसके रेस्पेक्ट में? मेरे रेस्पेक्ट में मोशन कर रही है। तो ये जो मैं बोलूंगा वो बोलोगे रेस्पेक्टिवली ऑब्जेक्ट, रेस्पेक्टिवली ऑब्जेक्ट, रेस्पेक्टिवली ऑब्जेक्ट। अब ये ट्रेन इस तरीके से चल रही है। ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और जो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है उसके अंदर एक पैसेंजर है जो इसके दरवाजे पे खड़ा हुआ है। तो उसने देखा ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन चलने के नाम पे कौन सा, ट्रेन जब मूव कर रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे? मोशनरी ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोशनरी ऑब्जेक्ट। अब जो पैसेंजर ट्रेन के दरवाजे पे खड़ा है उसे बोलेंगे रेस्पेक्टिवली ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? रेस्पेक्टिवली ऑब्जेक्ट। अब सपोज करो ये ट्रेन हमारे गांव से, हमारे शहर से पास होती है, और हम लेवल क्रॉसिंग पे एक आदमी से बाहर से देखता है कि ट्रेन आ रही है, बाहर से देखता है कि ट्रेन आ रही है। तो ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। तो इस आदमी के रेस्पेक्ट में, इस आदमी के रेस्पेक्ट में ट्रेन भी मोशन करती हुई दिखाई देगी और ये आदमी भी मोशन करता हुआ दिखाई देगा। क्वेश्चन समझना, वैसे तो तीन चीजें हैं,
ट्रेन मूव कर रही है इसलिए उसको मोशनरी ऑब्जेक्ट। अब ट्रेन जिसके रेस्पेक्ट में कर रही है वो पैसेंजर है, तो उस ट्रेन के लिए पैसेंजर एक रेस्पेक्टिवली ऑब्जेक्ट का काम करेगा। मेरी बात समझ रहे हो? और एक तीसरा आदमी जो बाहर खड़े होकर के इसको देख रहा है, तो उसको ट्रेन भी जाती हुई दिखाई देगी और ट्रेन के साथ साथ पैसेंजर भी जाता हुआ दिखाई देगा। सपोज करो ट्रेन ऐसे जा रही है और कोच ऐसे गुजरा, तो मैं भी इसका मतलब क्या है कि इस आदमी के रेस्पेक्ट में, यानी कि जो ऑब्जर्वर है, जो बाहर खड़े होकर के देख रहा है, जो बाहर खड़े होकर के देख रहा है, उसे ट्रेन भी मोशन स्टेट में दिखाई दे रही है और उसे पैसेंजर भी मोशन स्टेट में दिखाई दे रहा है। अब इन तीनों ने आपस में क्या बना लिया? कोऑर्डिनेशन। क्या बना लिया? कोऑर्डिनेशन। उस कोऑर्डिनेशन को ही क्या बोलते हैं बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ध्यान रखना, किसी भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनकी पोजीशन बदली जा सकती है। किसी भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर इनकी पोजीशन बदली जा सकती है। कैसे? कि बाहर एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के सामने दोनों चीज मोशन में आ रही हैं, तो दोनों ये मोशनरी ऑब्जेक्ट के काम करेंगी। इस आदमी के लिए दोनों मोशनरी ऑब्जेक्ट का काम करेंगी। क्लियर? क्यों? आदमी भी मूव कर रहा है और आदमी के साथ ट्रेन भी मूव कर रही है, ट्रेन के साथ साथ आदमी भी मूव कर रहा है। क्लियर? ठीक है। अब की बार थोड़ा सा समझना। अब की बार अगर मैं मान के चलूं ट्रेन के, अगर आदमी के बाद देखूं, आदमी ट्रेन के रेस्पेक्ट में रेस्ट कंडीशन में है। आदमी ट्रेन के रेस्पेक्ट में रेस्ट कंडीशन में है और रेस्ट कंडीशन में जब खुद बाहर और अब की उसे बाहर वाले आदमी को देखूं, तो यानी कि ये जो आपकी जो रेस्पेक्टिवली ऑब्जेक्ट है, इसको मैं चेंज करके अब की बार इसको ऑब्जर्वर मान लूं। क्या मान लूं? ऑब्जर्वर। और ऑब्जर्वर करूं, और ऑब्जर्वर जैसे बाहर गेट से देखता है, तो ऑब्जर्वर तो ट्रेन के अंदर है, तो इसका मतलब ऑब्जर्वर जो है ट्रेन के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है कि नहीं है? क्योंकि मैं ट्रेन के अंदर बैठूंगा तो मैं कहीं मोशन करूंगा कि नहीं करूं? मैं मोशन नहीं करूंगा, मैं मोशन करूंगा बाहर वाले के लिए। बाहर वाला जब आदमी मुझे कोई देखेगा ना, तब मैं उसे मोशन करता हुआ दिखाई दूंगा, तब मैं उसे मोशन में चलता हुआ दिखाई दूंगा कि ट्रेन जा रही है और आदमी भी जा रहा है। पर मैं अपने खुद की ट्रेन के रेस्पेक्ट में अंदर बैठा हुआ हूं, इसका मतलब मैं ट्रेन के अंदर रेस्ट कंडीशन में हूं। यानी कि ये जो ट्रेन है जो भाग रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसकी रेस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूं। और जब मैं इसके रेस्पेक्ट में बाहर वाले आदमी को देखूंगा ना, तो वो मुझे पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब वो मुझे लगेगा, मुझे ऐसा महसूस होगा कि वो आदमी मोशन कर रहा है और मैं रेस्पेक्ट में हूं, मैं रेस्ट में हूं। तो इसी पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यही चीज हमें समझनी है और इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमें कोऑर्डिनेशन की फॉर्म में बना लेना है। क्लियर आई बात समझ में? मैं क्या बोल रहा हूं कि ऑब्जर्वर देख, सबसे पहले यह आइडेंटिफाई करना है कि हमारा ऑब्जर्वर कहां है। अगर ऑब्जर्वर बाहर खड़ा है और सामने से ट्रेन जा रही है, तो उस ऑब्जर्वेशन की कंडीशन में ट्रेन भी मोशन में जाएगी और पैसेंजर भी मोशन में जाएगा। पर लेकिन अंदर वाला पैसेंजर बाहर देखे तो अंदर वाला पैसेंजर ट्रेन के मोशन की रेस्पेक्ट में रेस्ट स्टेट में है। मैं एक जगह खड़ा हूं ट्रेन के डंडे पकड़ के, उसके बाद बाहर झांक के देखता हूं, बाहर विंडो से देखता हूं, तो ऐसा लगता है कि आदमी जो बाहर खड़े हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब अब हमारी ट्रेन मोशन नहीं कर रही, अब हमारे जो हैं पैसेंजर, जो बाहर आदमी खड़े हैं, वो मोशन कर रहे हैं। हमें जो रास्ते में जंगल पड़ते हैं, पेड़ पौधे पड़ते हैं, किसी भी चीज से ट्रेवल करते समय, वो हमें पीछे भागते हुए क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि हम जिसमें ट्रेवल कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में हम रेस्ट में हैं और उसमें उसके रेस्पेक्ट में हम रेस्ट लेकर के हम पीछे देखते हैं कि पेड़ हमें पीछे भागते हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब वो मोशन कर रहे हैं। इसी पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कुछ आई बात समझ में? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर मुझे तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले मोशनरी ऑब्जेक्ट, रेस्पेक्टिवली ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर, और ये तीनों मिलकर के एक कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। और कोऑर्डिनेट बनाने से जिससे हमें पता चलता है कि ये क्या है? हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और हमें किसी भी मोशन को करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर? एक एग्जांपल और लेंगे, आप इसको सबसे पहले नोट कीजिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में अब कोऑर्डिनेट से सीखते हैं। सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता भी क्या है? एक तरह का, ये हम देखें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट
It is an instrument. It is an instrument we can measurement. यानी कि it is an instrument we can measurement motion of the object with change with respect to time, या रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में जब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है। अब पोजीशन चेंज होती है तो पोजीशन चेंज को ही क्या बोलते हैं, मोशन बोला जाता है। और उस मोशन का जो मेजरमेंट करेंगे वो किस इंस्ट्रूमेंट से करेंगे, हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। इस बात को समझना, यानी कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक तरह का बेटा इंस्ट्रूमेंट है। यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझ के चलो, आप सोच के चलो, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। और ये इंस्ट्रूमेंट कब यूज किया जाता है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं, और चेंज ऑफ द पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। इसका मतलब वो मोशन करता है, हमें मोशन के बारे में बताएगा। यानी कि वी कैन मेजर्ड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में बताता है। विच कैन चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जो कि टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो जाती है। यानी कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। वी कैन मेजरमेंट ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को क्या कर रहे हैं, मेजर्ड करता है। कब, जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है। उसी को ही क्या बोलते हैं बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसी को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, उसको बोलेंगे बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर हम सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कोऑर्डिनेशन के फॉर्म में करेंगे, हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन होता है, यहां पे आपको देखना है कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन हमारे पास 3 कोड होते हैं, एक एक्स एक्सिस, ठीक है, एक होती है वाई एक्सिस, और एक होती है जेड एक्सिस। कौन सा हो गया, फर्स्ट वाई एक्स एक्सिस, सेकंड वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब ये तीनों एक्सिस को हमें किसी भी कोऑर्डिनेशन के फॉर्म में शो करना है, जो आपके सामने हम लेकर के आ रहे हैं। तो देखिए, ये आपका एक वर्टिकल एक्सिस होता है, इसे वाई एक्सिस बोलते हैं, क्लियर। उसके बाद ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं। अब यहां पे तो मैं 3D पिक्चर नहीं बना सकता, बट लेकिन इसमें एक एक्सिस और जाता है इधर की तरफ, जिसको क्या बोलते हैं, जेड एक्सिस। यानी कि 3 एक्सिस को हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना है कोऑर्डिनेशन के लिए। और ये इसका कौन सा पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट या नल पॉइंट। या तो आप इसे क्या बोल सकते हैं, इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं, अलग अलग नाम लेंगे। एक बार नल पॉइंट भी बोल सकते हैं, इसको सेंटर पॉइंट भी बोल सकते हैं, मतलब जहां से ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को स्टेट करेगा, जहां से अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। ध्यान से समझना। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट। बहुत बेटा आसान, अभी कुछ नहीं बताया, बस स्टार्ट समझो कि कैसे हमें मोशन स्टार्ट करना है। मतलब अभी तो बस ये बताया कि मोशन को स्टार्ट करने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। अब ये मैंने सपोज करो ये मेरा नल पॉइंट है। कैसा पॉइंट है, नल पॉइंट। या तो मैं इसको नल पॉइंट बोलूंगा, या मैं इसको सेंटर पॉइंट बोलूंगा, या मैं इसको ओरिजिन पॉइंट बोलूंगा, क्लियर। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले अब मेरे पास मैंने क्या किया कि मैंने देखा मेरे नल पॉइंट से एक्स एक्सिस चला हुआ है, मैंने एक्स एक्सिस को थोड़ा सा इसकी पोजीशन के अंदर चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद इसको मैं यहां ले आया, इसको मैंने प्लस एक्सिस बोल दिया, क्लियर। मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं वो देखना। तो चेंज किसके अंदर आया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस के अंदर। मतलब एक ही कोऑर्डिनेट के अंदर चेंज हुई है, एक ही कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन चेंज हुई है, एक ही कोऑर्डिनेट की पोजीशन चेंज हुई है ना। तो एक की करिए, 2 की कर दी, एक की है मैंने। सपोज करो जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर केवल एक ही कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन चेंज करेंगे, एक ही कोऑर्डिनेट की पोजीशन चेंज करेंगे, इसका मतलब वो हमारा कैसा मोशन हो जाएगा,
वन डी मोशन, यानी कि वन डायरेक्शनल। मैं एक ही डायरेक्शन में चल रहा हूं बाबूजी, मैं यहां से प्लस एक्सिस को ही लेकर के चल रहा हूं धीरे धीरे, वाई एक्सिस पे तो मैं पहुंच ही नहीं रहा, वाई एक्सिस को तो मैं चेंज ही नहीं कर रहा, मैंने यहां सिर्फ एक ही डायरेक्शन चेंज करी है। और जब मेरी एक ही डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो उस मोशन को बोलते हैं वन डी मोशन। क्या बोलते हैं? वन डी मोशन। जरूरी नहीं है वन डी मोशन में मैं एक्स एक्सिस ही चेंज करूं, एक्स को ना करके वाई भी कर सकता हूं, वाई को ना करके जेड भी कर सकता हूं। मेरी बात समझना, सपोज करो मैंने एक्स चेंज कर लिया, अब मैं एक्स को चेंज ना करके मेरा मन कर रहा है मैं तो वाई को चेंज कर दूं, वाई को चेंज कर दूं। मैंने वाई यहां लगा दिया, वाई कुछ थीटा एंगल से मूव करा दिया मैंने, चलो ये थीटा 2 मान लिया, इसको थीटा 1 मान लिया, ठीक है। अब मैंने x को ना करके, बेटा x को नहीं कर रहा मैं बार बार बोल रहा हूं, कभी आप सोचो x और y दोनों हो गए, पहले मैंने x कर दिया, मैंने एक ही कोऑर्डिनेट चेंज करा, सिर्फ x करा, तो मेरा कौन सी मोशन हो गई? वन डी मोशन। अब x ना कर करके मैं y कर रहा हूं, इसका मतलब अब भी मेरा कौन सा मोशन आ जाएगा? वन डी मोशन आ जाएगा। अब भी इसके अंदर मेरा वन डी मोशन आ जाएगा, यानी कि वन डायरेक्शनल मोशन आ जाएगा। उसके बाद चलो y को ना करके, x ना कर करके मेरा मन कर रहा है मैं तो z को चेंज करूंगा, z को चेंज करूंगा, तो z से चेंज करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा? थीटा 3। अब z मेरा यहां चल करके आ गया। अब मैंने ना तो x किया है ना y किया है, सिर्फ क्या किया है? z चेंज किया है। इसका मतलब वो अब भी मेरा कैसा मोशन है? वन डी मोशन है। कैसा मोशन आ जाएगा? वन डी मोशन आ जाएगा। क्लियर है ना? इसका मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी कि टाइम चेंजिंग के रेस्पेक्ट में अगर मैं एक ही कोऑर्डिनेट चेंज करूंगा, इसका मतलब वो मेरा कौन सा मोशन है बेटा? वन डी मोशन। और इस चैप्टर के अंदर हम सबसे शुरू में वन डी मोशन के बारे में ही पढ़ेंगे, मोशन इन वन डायरेक्शन, मोशन इन वन डायरेक्शन। तो यानी कि अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में केवल एक ही डायरेक्शन को चेंज करें, एक ही कोऑर्डिनेट को चेंज करेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे हम? वन डी मोशन। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले, यहां स्टार पॉइंट बना करके इस तरह के, चेंज ऑफ द सिंगल एक्सिस, चेंज ऑफ द सिंगल, ध्यान से समझना स्टूडेंट, चेंज ऑफ द सिंगल एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ द सिंगल एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में एक ही एक्सिस को चेंज करूंगा मैं। दैट शो वन डी मोशन, दैट शो वन डी मोशन, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं? वन डी मोशन बोलते हैं। यानी कि वन डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन चेंज करी है और एक ही डायरेक्शन चेंज करने वाली मोशन को बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो यानी कि सबसे बेहतरीन नाम मैं जो इसको देने वाला हूं वो देने वाला हूं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और यहीं से आपके चैप्टर की शुरुआत होती है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि इसको बोलेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अरे वाह भाई वाह, ठीक है, मेरी बात समझ में आई। अब बेटा इस तरह से देखने के बाद अब मैं एक कहानी और रचता हूं। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं दो एक्सिस को चेंज करूंगा, अब मैं दो एक्सिस को चेंज करूंगा, है ना? या तो दो एक्सिस को एक साथ, या तो एक्स वाई करूंगा, या वाई जेड करूंगा, या जेड एक्स करूंगा। तो थोड़े से डायग्राम में कंफ्यूज मत होना। सपोज करो मैंने एक बार ये जो एक्स एक्सिस है इसको चेंज कर दिया, यहां पे दोबारा से एक्स एक्सिस को चेंज कर दिया, तो जितना मैंने एक्स एक्सिस को चेंज करा उतना ही मैंने वाई एक्सिस को, अब मैं एक साथ कर रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। देखो ऐसे, ये क्या है? एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब मैं एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस को चेंज कर रहा हूं तो इधर देखो मेरा वाई एक्सिस भी चेंज हो रहा है ना? पहले क्या कर रहा था? या तो एक्स एक्सिस को चेंज कर लूं, या वाई एक्सिस को चेंज कर लूं, या जेड एक्सिस को चेंज कर लूं, कोई सा एक। अब मैं क्या कर रहा हूं? जितना जितना मैं एक्स एक्सिस को चेंज कर रहा हूं उतना उतना मैं वाई एक्सिस को भी चेंज करूंगा। तो यहां से देखिए मेरा एक्स एक्सिस गया, यहां से इधर मेरा वाई एक्सिस, मैंने एक्स और वाई दोनों को चेंज किया, एक्स और वाई दोनों को, यानी कि दो कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन को एक साथ चेंज किया। और जब दो कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन को एक साथ चेंज करते हैं उसको बोलते हैं 2D मोशन। क्या बोलते हैं बेटा? 2D मोशन। तो इसका मतलब मैं इसको यहां ये लिख सकता हूं कि चेंज ऑफ द डबल एक्सिस, चेंज ऑफ
टू एक्सिस। अब टू एक्सिस के अंदर देखना, चाहे वो x कोमा y हो सकती है, चाहे वो y कोमा z हो सकती है, और z कोमा x हो सकती है। चेंज ऑफ टू एक्सिस, चाहे x और y एक साथ चेंज हो जाए, चाहे y और z एक साथ चेंज हो जाए, और z और x एक साथ चेंज हो जाए, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड 2D मोशन, इज कॉल्ड 2D मोशन। उसी को क्या बोलेंगे हम? 2D मोशन बोलेंगे। और 2D मोशन के अंदर हम अपने 11th क्लास के चैप्टर में 2 चैप्टर पढ़ेंगे, एक तो वेक्टर और एक प्रोजेक्टाइल मोशन, कि जब किसी भी बॉल को थीटा एंगल से फेंक दिया तो 2 कंपोनेंट हो जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अरे सीधा जाऊंगा, अगर किसी चीज को सीधा चलाता हूं तो एक ही एक्सिस चेंज हो रहा है। जब मैं थीटा एंगल से डला फेंकूंगा, थीटा एंगल से किसी बॉल को फेंकता हूं तो 2 डायरेक्शन चेंज होंगी, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इसका मतलब यहां पे चलने वाला है, अगर देखें, प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि मैं इस मोशन के अंदर पढ़ाऊंगा प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ साथ मैं इस चैप्टर में आपको वेक्टर भी पढ़ाऊंगा। क्लियर? अगर हम तीसरे की बात करें, तीसरे की यहां पे हम क्या बात करने वाले हैं कि मैं x y z तीनों को एक साथ चेंज करूं, तीनों की डायरेक्शन एक साथ चेंज करूं, कि मतलब यहां मेरा x भी चेंज हो रहा है θ1 एंगल से, जैसे ही मैंने x चेंज करा मेरा y भी चेंज हो रहा है, और जैसे मैंने y भी चेंज करा तो मेरा z भी चेंज हो रहा है। मेरी बात समझना, z भी चेंज हो रहा है, यानी कि x भी उतना ही, y भी उतना ही और z भी उतना ही, तीनों एक साथ चेंज हो रहे हैं। और जब तीनों एक साथ चेंज हो जाएंगे तो ऐसी मोशन को बोलते हैं 3D मोशन। क्या बोलते हैं? 3D मोशन। और 3D मोशन कहां देखने को मिलती है? एरोप्लेन की, जो एरोप्लेन, जो हमारे बर्ड्स होती हैं, जो फ्लाइंग बर्ड्स होती हैं, वो सब कैसे, पैराशूट होता है, वो 3D मोशन करते हैं, क्योंकि उनके जब उड़ते हैं तो उनके तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। क्लियर? तो यहां लिख सकते हैं स्टार पॉइंट बना के कि चेंज ऑफ 3 या ऑल एक्सिस, 3 या ऑल एक्सिस, आप बोल सकते हो एक्स वाई जेड ऐसे भी चेंज हो सकता है, वाई जेड एक्स ऐसे भी चेंज हो सकते हैं, और जेड एक्स और वाई ऐसे भी चेंज हो सकते हैं, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम is called 3D motion, is called 3D motion। और 3D मोशन के अंदर मैं पढ़ाऊंगा मोशन इन एरोप्लेन एंड बर्ड, मोशन इन एरोप्लेन, मोशन इन एरोप्लेन, मोशन इन एरोप्लेन एंड बर्ड। क्लियर है? यह काम आता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है बेटा, आप इसको नोट कीजिएगा, फिर स्टार्ट करते हैं अभी। तो देखिए, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन चेंज के अंदर अगर हम सबसे पहले अपना जो हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, उसके अंदर चेंजिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम ध्यान रखना, एक ही एक्सिस चेंज होगा, या तो एक्स एक्सिस चेंज हो जाओ, या वाई एक्सिस चेंज हो जाए, या जेड एक्सिस। मतलब हमें कोई भी एक एक्सिस चेंज करना है, चाहे हम एक्स ले लें, चाहे हम वाई ले लें, चाहे जेड। जब हम एक्स वाई जेड तीनों में से कोई सा एक चेंज करेंगे तो वहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम 1D मोशन, यानी कि उसी के अंदर जो आएगा वो 1D मोशन आएगा। और 1D मोशन के अंदर चैप्टर का नाम होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि उसी चैप्टर का जो नाम आ जाता है वो चैप्टर का नाम आ जाता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर? ये सारी कोऑर्डिनेशन की बात थी। उसके बाद अगर हम बात करें, कोई भी 2 एक्सिस एक साथ चेंज हों, चाहे हमारी सबसे पहले एक्स वाई एक साथ चेंज हो, कोमा
चाहे वाई जेड एक साथ चेंज हो, चाहे हमारी जेड कॉमा एक्स एक साथ चेंज हो, चाहे एक्स वाई चेंज हो जाए, चाहे वाई जेड चेंज हो जाए, और चाहे जेड एक्स, कोई सी भी दो एक्सिस एक साथ चेंज हो जाएंगे। तो जब दो एक साथ चेंज होंगे तो ऐसे मोशन को बोलते हैं हम 2D मोशन। क्या बोलते हैं? 2D मोशन। अब 2D मोशन को हम बोल सकते हैं, ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हम 2D मोशन के अंदर पढ़ेंगे? तो 2D मोशन के अंदर हम पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति, हिंदी वाले बोले तो प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी कि जब हम किसी भी, प्रोजेक्टाइल मोशन वो होता है जैसे हम किसी भी बॉल को इस तरीके से थीटा एंगल से थ्रोन करें, जैसे क्रिकेट की बॉल फेंकी जाती है, जैसे फुटबॉल फेंकते हैं, तो इस तरह से अगर हम किसी भी बॉल को थीटा एंगल से थ्रोन करते हैं तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। अब वो कंपोनेंट देखते हैं एक्सिस के अकॉर्डिंग। अगर एक्स एक्सिस पे फेंका गया है तो एक्स के दो कंपोनेंट, वाई पे फेंका गया है तो वाई के दो कंपोनेंट, जेड पे फेंका गया है तो जेड के दो कंपोनेंट। मतलब इसके अंदर दो कंपोनेंट के बारे में बताया जाता है। उसके बाद यहाँ पे सपोज करो तीनों एक्सिस चेंज हो जाएं, कि x भी चेंज हो जाए, y भी चेंज हो जाए, z भी चेंज हो जाए। ऐसा भी हो सकता है जब तीनों चेंज हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है पहले y चेंज होगा फिर z और फिर x, या फिर ऐसा होगा फिर z फिर x और फिर y। यानी कि तीनों कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज हो रहे हैं। जब तीनों एक साथ चेंज होंगे तो ऐसे मोशन को बोलेंगे हम 3D मोशन। और 3D मोशन तो आपको कौन दिखा सकता है? 3D मोशन तो आपको सिर्फ दिखा सकता है एरोप्लेन और बर्ड। यानी कि जो एरोप्लेन का मोशन होती है ना, उसे 3D मोशन बोलते हैं। एरोप्लेन, क्योंकि वहां पे क्या होता है, जब वो आकाश में चले जाते हैं, हमारे आसमान में चले जाते हैं, तो वहां पर तीनों कोऑर्डिनेशन एक साथ चेंज हो जाते हैं। एरोप्लेन हो गया या बर्ड के मोशन को हम एक साथ चेंज करेंगे। क्लियर? इस तरीके से इस चैप्टर में हम तीनों टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसका मतलब जब यानी कि एक ही एक्सिस चेंज हुआ तो 1D मोशन, दो एक्सिस, अगर दो एक्सिस एक चेंज हो जाएंगे तो 2D मोशन। क्लियर? अगर तीनों एक्सिस एक साथ चेंज हो जाएंगे तो बोलेंगे हम 3D मोशन। तो हम इस चैप्टर की कंटिन्यूटी बताएं तो सबसे पहले हम सिर्फ पढ़ेंगे 1D मोशन के बारे में। 1D मोशन बोले तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जैसे ही हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन खत्म होगा फिर हम पढ़ेंगे 2D मोशन। 2D मोशन के अंदर पढ़ने वाले हैं बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसके बाद हमारा आता है 3D मोशन, यानी कि जिसमें एरोप्लेन और बर्ड मोशन के बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहां तक कि आज की आपकी बात समझ में आई होगी। यहां तक आपको लिखना है, समझना है थोड़ा सा। उसके बाद हम कल से अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, दोनों की कंपैरिजन एक साथ पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा आज की क्लास के लिए।